Welcome students. This is another video lecture of windmill. इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि विंडमिल को एग्जैक्टली यदि देखें तो कौन कौन से मुख्य फार्मूलेस इसकी एनर्जी या विंड की स्पीड से रिलेशन में हम प्रयोग करते हैं जनरली, और कितना विंड को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं ये भी हम निकालने और देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सो लेट्स सी कि यह एक एरिया है और ये एरिया इन दो रोटरों के बीच में इसका डिस्टेंस है d, यानी कि इस रोटर के से नसेल के बीच की दूरी, और ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी v से इस रोटर के ब्लेड को यह काट रही है। और ये ऑफ कोर्स ये विंड मिल का रोटर है जो इस डेफिनेट d डिस्टेंस के लिए ये रोटर चल रहा है। और हमने ये d क्यों लिया है, आपका प्रश्न ये भी वाजिब हो सकता है कि जब ये रोटर कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, सो वाई वी नीड इट विद दिस डिस्टेंस d। सो हम ये डिस्टेंस d इसलिए लेते हैं कि जब हम विंड को हरास करते हैं इस रोटर के माध्यम से, तो कई इस डिस्टेंस d तक इस हवा का नेचुरल फ्लो नहीं होता है, वो वेलोसिटी हवा की नहीं डेवलप हो पाती है, ये वेलोसिटी हरास हो जाती है इस रोटेटिंग ब्लेड के द्वारा, और यह इसका इफ़ेक्ट इस दूरी d तक रहता है। तो मुख्यतः हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय द विंडमिल। तो हम इसे 1/2 mv² के द्वारा प्रदर्शित करते हैं हमेशा, जहाँ पर m इज इक्वल टू मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो तो हमारी एयर ही है, डेफिनेट है ये, बिकॉज हमारा जो रोटर है या नेसल है या पूरा टॉवर है वो तो फिक्स्ड है। हम जिस भी v की बात कर रहे हैं दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ एयर, एंड मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑल्सो ऑफ एयर। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ मूविंग एयर, तो हम एयर की ही बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम मास निकालने के लिए kg में हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लेंगे। यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस एरिया, रोटर का एरिया और इस डिस्टेंस की गणना करेंगे, और A इंटू डी, A इज़ इन मीटर स्क्वायर और D इज़ इक्वल टू ऑफकोर्स मीटर होगा, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में, और डेंसिटी हमेशा kg पर मीटर क्यूब रहती है, सो द मास विल बी डेफिनेटली इन kg। ये दोनों मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ पावर। अभी इसके पहले हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और वर्क, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ पावर। तो पावर है वर्क डिवाइडेड बाई t टाइम, जूल पर सेकंड, तो जूल इज़ वर्क एंड t इज़ टाइम इन सेकंड। So power is equal to work divided by T is equal to kinetic energy divided by T, because kinetic energy is equal to work. So हम kinetic energy is divided by T, तो 1/2 mv², जैसा अभी हमने पहले निकाला 1/2 mv² डिवाइडेड बाई T। अब हम देखते हैं, अब इसे हम और सॉल्व करते हैं आगे, दैट इज़ 1/2 रो AD, यहाँ मास के लिए हमने अभी निकाला, मास इज इक्वल टू रो AD, इसे हम यहाँ रखते हैं मास की जगह पर रो AD, और v² को एज इट इज़ रखते हुए डिवाइडेड बाई T कर देते हैं। अब हम जैसे ही D और इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 1/2 रो ए वी स्क्वायर के अंदर लेते हैं और डी को बाहर निकाल देते हैं,
तो d बाई टी इज इक्वल टू v. वाई? बिकॉज डिस्टेंस इन मीटर डिवाइडेड बाई टाइम इन सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो d बाई टी की जगह हम रख देते हैं v, एंड देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पावर इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यू. यानी पावर इन द विंड कितना होगा? 1/2 रो ए वी क्यू. आगे देखते हैं. अब हमें ध्यान रखना है कि पावर इन द विंड इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यू. ये हमने देख लिया है. हमें शुरू से एक बार मैं और इसे रिवाइज कर देता हूँ कि यदि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है 1/2 mv² की, और ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो एयर की बात कर रहे हैं, विच इज़ द मेन सोर्स टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं. तो मास ऑफ एयर निकालने के लिए हम, या वर्क निकालने के लिए हम 1/2 mv² का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और मास के लिए हम रो ए डी की गणना करते हुए हमने एट लास्ट पावर निकाली कि कितनी शक्ति होती है विंड के अंदर. तो हमने निकाला 1/2 रो ए वी क्यू. नाउ द पावर इन द विंड, ये हमको पता पड़ गया है 1/2 रो ए वी क्यू. इसके बाद हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला, स्वेप्ट एरिया माइनस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल स्वेप्ट बाय द रोटर. ये जो रोटर घूमता है तो ये एरिया हटा देता है. वो एरिया जो होता है उसको हमको स्वेप्ट एरिया से माइनस करना रहता है, और जो कि इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर. जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा? डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर. नाउ रो इज इक्वल टू एयर डेंसिटी. इन कोलोराडो इट्स अबाउट 1 kg पर मीटर क्यूब. इंडिया में भी, हमारे देश में भी तकरीबन इतनी ही हम मानते हैं. जब एयर की डेंसिटी लेते हैं तो 1 kg पर मीटर क्यूब. ये अलग अलग होती है, और ये एकदम एग्जैक्ट रहनी चाहिए. सपोज 1.0335 1.5 इस तरीके से डेंस एयर है तो डेफिनेटली रोटर पावर इन द विंड को घुमाने के लिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो इसका हमको ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग द पावर इन द विंड. अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसे चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा उससे हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, कि कितने वॉट एनर्जी जनरेट करेगी ये विंड. इसकी गणना करते हैं. तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक वेलोसिटी जो 5 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है. एयर की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड. रो दिया हुआ है 1 kg पर मीटर क्यूब. आर रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर. अब देखिए 0.2 मीटर इसका रोटर का रेडियस दिया हुआ है, और एरिया निकालेंगे 0.125 मीटर स्क्वायर. ये किस तरीके से निकालेंगे? चलिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो. ओके, ये देखिए रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और पाई देखते हैं, वेयर इज पाई इज रिटर्न. पाई का मान रख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज 0.2 का स्क्वायर is equal to 0.125 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ रिटर्न हियर 0.125 मीटर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर हमने कर दिया है, तो हमारा एरिया आ गया 0.125 मीटर स्क्वायर. आई एम वेरी होपफुल दैट इट इज़ अंडरस्टूड दिस सेक्शन. उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखते हैं पावर इन द विंड, दैट इज़ 1/2 रो ए वी क्यू. अब हमको पता है रो कितना है? 1 है. रो 1 है. एरिया हमने निकाल लिया है 0.125, और वेलोसिटी 5 क्यूब. 0.5 क्या है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5. तो इससे हमारा जो पावर इन द विंड आया वो आया 7.85 वैट्स. यूनिट कैसे निकाली इसको भी देख लेते हैं.
यहाँ देखेंगे 1/2 इज कांस्टेंट, देयर इज नो यूनिट डेफिनेटली। रो की यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि 3 वेलोसिटी की घात 3 है। जनरली वेलोसिटी की जो यूनिट रहती है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्यूब है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब। इसको जब हम हटाएंगे तो इट विल बी कम एज न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू वाट। तो इसलिए इसकी वैल्यू आई है 7.85 वैट्स। आगे बढ़ते हैं और हमने ये देख लिया कि यदि हमें एक एयर की वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड हो, उसकी डेंसिटी 1 हो, रेडियस 0.2 मीटर हो, तो हमारा जो वॉटेज आएगा वो 7.85 वॉट्स आएगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम इसे देखते हैं कि क्या ये रोटर, ये जो विंड टर्बाइन अभी हमने देखा पिछले न्यूमेरिकल में 7.85 वॉट बना रहा है, तो क्या ये 7.85 बनाएगा वॉट्स? नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ अ कोफिशिएंट एंड दैट कोफिशिएंट विल डायरेक्ट अस कि ये कितना बनेगा। मतलब आपने सीधा यदि थ्योरेटिकली निकाल लिया है कि ये 7.85 वॉट बनाएगा टर्बाइन, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसे सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो एक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है एंड दैट फैक्टर कॉल्ड बेट्स लिमिट। ध्यान देंगे, इस फैक्टर को कहते हैं बेट्स लिमिट। ये बेट्स लिमिट उस एरिया के अंतर्गत लगने वाले फैक्टर पर डिपेंड करता है और ये 100% इफ़िशिएंट कभी नहीं होता है। ये बेट्स लिमिट जैसे ही मल्टीप्लाइड होता है पावर फ्रॉम अ विंड टर्बाइन रोटर, तो ये हमेशा कम हो जाता है। और देखिए यहाँ पर बेट्स लिमिट इस कोलोराडो की, जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन बना है। और व्हाट इज़ द मोस्ट पावर, यही सेम प्रॉब्लम 0.2 मीटर टर्बाइन, ये देखिए 0.2 मीटर रेडियस की टर्बाइन इन द एग्जाम्पल कैन प्रोड्यूस इन अ 5 मीटर पर सेकेंड विंड। तो आपने जो 7.85 निकाला है इस 1/2 रो AV स्क्वायर में, यहाँ पर 7.85 वॉट्स रख देंगे और इस बेट्स लिमिट से जो कि CP के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसे हमेशा बेट्स लिमिट ही कहा जाता है। तो यह विंड टर्बाइन जो है वो 4.65 वॉट जनरेट करेगा, न कि जैसे हमने थ्योरेटिकली निकाला था 7.85। जैसे ही हम बेट्स लिमिट से इसके पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि इसकी पावर घट जाएगी एंड इट विल जनरेट ओनली 4.65 वॉट्स। तो दिस इज़ द ओरिजिनल पावर wind turbine made as per the dimensions given। तो हमें हमेशा theoretically पावर इन द विंड निकालना पड़ता है, उसके बाद हम इस बेट्स लिमिट उस पर्टिकुलर एरिया का प्रयोग करते हुए इसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये विंड मिल कितना पावर जनरेट करेगा इसका निर्धारण करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ आई एम वेरी होपफुल कि ये आपको समझ में आ गया होगा। In the next video lecture we will talk little bit more regarding the wind turbine and simultaneously close this chapter. Thank you very much student for your kind attention.